I observe carefully, let's say this is the incident angle. Okay. Deviation during refraction and TIR. Let's talk about this. तो मान लेते हैं ये medium 1, medium 2, refractive index of 1 is higher than refractive index of 2. That means the medium 1 is denser. It came on the angle I and it went around with the angle R. This particular length, this particular angle is called deviation delta. तो हमको मालूम है that ये जो एंगल है ये एंगल क्या हो जाएगा R minus deviation, and this angle R minus deviation nothing but I. तो आपको deviation क्या मिला R minus I. ठीक है, जिसको आप ऐसे भी कर सकते हो हाँ, एंड जस्ट इन केस, अच्छा R को हम कैसे लिख सकते हैं? इफ आई से व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज पाई बाय 2 माइनस आई. ठीक है, तो यू सी पाई बाय 2 माइनस आई, इसके अंदर से मैं डेविएशन हटा दूं, माइनस डेविएशन, इट बिकम्स आई. ठीक है, तो माय डेविएशन बिकम पाई बाय 2 माइनस 2i. दिस इज माय डेविएशन इन टर्म्स ऑफ आई. या तो मैं डेविएशन ऐसे लिखूं या मैं सिर्फ आई के टर्म्स में लिखूं. सी आर ऑल्सो रिक्वायर द यूज ऑफ स्नेल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ थीटा. ठीक है, नाउ अगले केस में अगर मान लो ये TIR हो जाता है तो ये भी एंगल आई हो जाएगा. देन ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज डेविएशन. You see what will this angle be? This angle deviation will be pi minus 2i. ठीक है, तो in case of TIR deviation will be pi minus 2i. ठीक है, जरा दोबारा चेक कर लेते हैं. In the first case this was my I, vertically opposite angle, so this was pi minus 2i, this was pi minus 2i, this was pi minus 2i में से डेल्टा में हटा दूं, pi minus 2i डेल्टा तो वापस आई आ जाएगा. ठीक है, so you see this is the range of deviation. Wait, some mistake, कुछ गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे. Hold on, I am redrawing this diagram. We are going to find out the deviation from the scratch again. देखो, मान लेते हैं ये इंसिडेंट एंगल I ये ऐसे जा रहा है and it gets refracted here. ठीक है, ये I, that means ये भी I है और ये एंगल R है. Deviation is this deviation. This is pi by 2 minus R and this is pi by 2 minus I. ठीक है, तो अगर मैं डेविएशन की चर्चा करूं, डेविएशन कितना हो जाएगा R माइनस आई. ठीक है, तो R माइनस आई विच इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाई 2. ठीक है, एंड साइन आई
n1 n1 and n2 sin 1 sin I is equals to n2 sin r. तो n1 by n2 sin I का sin इनवर्स इज r. हाँ, तो this comes out to be pi by 2 minus I. ठीक है, तो अगर मैं देखूं ये मेरा r है, r का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो डेल्टा इज r sin इनवर्स n1 by n2 sin I minus I. तो डेविएशन एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ I मिलता है. ठीक है, एंड व्हेन इट गोज टू TIR, अगर TIR हो जाता है तो देखो क्या हो जाता है. TIR में ये वापस I से ही निकल जाता है. सो हमने देखा था रिफ्लेक्शन में डिवीजन कितना होता है, पाई माइनस 2I. ठीक है, पाई माइनस 2I, करेक्ट. सो डेविएशन डेविएशन के दो केसेस हैं. ठीक है, पहला केस TIR नॉर्मल रिफ्रैक्शन और दूसरा केस है TIR. तो अगर मैं देखूं, इफ अ रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम और मैं इसके डेविएशन का ग्राफ प्लॉट करूं, डेविएशन वर्सेस I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इनिशियली ये वाला ग्राफ होगा. देखो इनिशियली ये वाला ग्राफ होगा. तो यू डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, बट ऑल यू नीड टू नो इज ठीक है, कर्व होगा, स्लोली स्लोली इंक्रीज करेगा. दिस इज माय क्रिटिकल एंगल C. ठीक है, एंड आफ्टर दिस सडनली देखो एट C जस्ट क्रिटिकल एंगल पे आएगा तो R हो जाएगा 90. ठीक है, तो एट क्रिटिकल एंगल डेविएशन इज R माइनस I, 90 माइनस I, दैट इज पाई बाय 2 माइनस I. तो ये वैल्यू है पाई बाय 2 माइनस I. बट जैसे ही TIR होगा इसके जस्ट बाद, जस्ट लेटर TIR होते ही डेविएशन हो जाएगा पाई माइनस 2I. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस 2I. अब ये क्रिटिकल केस कौन सा है, क्रिटिकल केस है TIR का. तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 2 माइनस C और ये हो जाएगा पाई माइनस 2C. ठीक है, तो मैं यहाँ पे करेक्शन करता हूँ, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस C और पाई माइनस 2C, एंड आफ्टर दैट द डेविएशन डिक्रीजेस अगेन. ठीक है, तो एक बार अच्छे से उसको देख लो, हाउ टू प्लॉट द डेविएशन ग्राफ. वापस से समझा देते हैं, साथ साथ में लिख भी लो. यहाँ पे हमारा एजम्पशन क्या था, n1 ग्रेटर देन n2. तो मैंने स्नेल्स लॉ लगाया, n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R. ठीक है, तो यहाँ पे R इन टर्म्स ऑफ I मैंने ये लिखा, R इन टर्म्स ऑफ I. अब इस वैल्यू को यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरा एक कॉम्प्लिकेटेड वो आ गया, क्या फॉर्मूला, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला फॉर डेविएशन. लेकिन अपने को इतना डीप में जाना नहीं है, अपने को बस इतना पता है कि व्हेन देयर इज अ क्रिटिकल एंगल के ऊपर डेविएशन क्या होगा, R माइनस I. और क्रिटिकल एंगल पे जब ये वैल्यू आपका क्रिटिकल होता है, दिस इज माय क्रिटिकल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 डिग्री. तो 90 माइनस C, तो पाई बाय 2 माइनस C. और जस्ट उसके बाद क्रिटिकल से थोड़ा ज्यादा होते ही वो पाई माइनस 2C हो जाएगा. दोज हु हैव डन मैथमेटिक्स, लीनियर इक्वेशन,
अब ये समझ लीजिए, दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड एंड दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इंक्लूड नॉट इंक्लूड का मतलब जस्ट सी टच करेगा ना तो ये वाला ग्राफ फॉलो होगा, और सी के जस्ट थोड़ा आगे ये वाला फॉलो होगा, यानी कि सी इज कंसिडर्ड इनटू द लोअर ग्राफ। ठीक है, चलो नोट डाउन। एक क्वेश्चन करते हैं। गिवन द क्रिटिकल एंगल फॉर येलो इज 42 डिग्री। ठीक है, and angle of deviation is 30 degree. Find how many incident angle possible. तो graph changes at pi by 2 minus c. ठीक है, तो pi by 2 minus c कितना हो जाएगा? 90 minus 42, it is 48 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया? 48 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, मेरे पास डेविएशन कितना है? डेविएशन 30 डिग्री, यानी वो 48 से कम है, यानी समवेयर हियर विल बी 38 डिग्री। तो देखो 38 डिग्री में दो बार पॉइंट आ रहा है मेरे पास, क्रिटिकल इंसिडेंट 1, इंसिडेंट 2। सो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। आपको डेल्टा का ग्राफ देखना है, डेविएशन। आपको डेविएशन 30 बना रहा है, ग्राफ चेंज कहाँ पे हो रहा है? 48 पे। तो 48 से नीचे होगा तो 2 वैल्यूज, और 48 से ज्यादा होगा तो 1 वैल्यू। इसी जगह पे अगर मैंने बोला होता कि मेरा डेविएशन है लेट्स से 55 डिग्री, तो आप खुद देखो 55 डिग्री इज ग्रेटर देन 48 डिग्री, विच इम्प्लाइज ये देखो यहाँ पे कहीं पे होता, तो ये आपका होता इंसिडेंट एंगल, ये वाला। तो 55 के लिए आपका इंसिडेंट एंगल ये होता। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन व्हेन आई वाज स्टडीइंग हैज कम अ ईयर बिफोर, दैट मींस आप मान के चलो ये लगभग 2004 या 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, मान लो कि एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर एक सोर्स रखा है। ठीक है, और पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ब्राइट पैच विजिबल। मतलब यहाँ पे कोई एक आदमी उसको देख रहा होगा, और ये है लाइट सोर्स, तो उसको कितना ब्राइट पैच दिखेगा? ये क्वेश्चन था जी। और इसके ये क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स का था। इसमें ये वाला पार्ट लगभग 4 या 6 मार्क्स का था। और ये 4 मार्क का भी आप देखोगे कितना ज्यादा इजी है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था √2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया? √2। अब देखो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। You see, these rays directly go into I. These rays will deviate out, है ना? एक पर्टिकुलर टाइम पे वो क्रिटिकल एंगल हिट कर जाएगा।
और उसके बाद वाली रेस टी आर हो जाएगी, है ना। यू सी, ये वाला जो एरिया ना, कौन सा एरिया, ये वाला, इस टी आर से लेके इस टी आर तक, डू यू रियलाइज अगर मैं टॉप से देखूंगा तो मेरे को ऐसा एक सर्कल दिखेगा, ये ध्यान से सोचो, एक सर्कल दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये सर्कल का ये जो डिस्टेंस है ना, ये है मेरा रेडियस, और ये एंगल है क्रिटिकल एंगल। तो आप देखो, ये वाली रे ऐसे चली गई, ये 1 मीटर हो गया, और ये आपका क्रिटिकल एंगल हो गया। ठीक है, चलो क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/μ, दैट इज 45 डिग्री। ये 45 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री, है ना। और अगर ये 45 है तो आई यूज tan 45, यानी कि ये भी कितना आ गया, 1 मीटर। तो यहाँ से मेरे को रेडियस मिल गया 1 मीटर, एरिया कितना हो जाएगा, πr², 3.14 centimeter square. So the answer is the area of this bright patch is 3.14 centimeter square. Sorry, meter square. ये इतना सा करने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलने वाले थे उसमें। बस वहां पे आपको क्लिक करना था कि ये जो ब्राइट पैच है इट विल बी विजिबल टिल द क्रिटिकल एंगल, दैट्स ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं। पैरेलल स्लैब्स। देखो, मान लो मैं बहुत सारे पैरेलल स्लैब रखूं, ये N1, ये N2, ये N3, ये N4, ठीक है, ये N5। तो मान लो एक रे ऐसे गई, वो थोड़ा बेंड किया, वो थोड़ा और बेंड किया, तो ये मान के चला हूं वेर N1, N2 और एयर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल है ना, तो ये कुछ ऐसी कहानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर लगाऊं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूंगा अगर मैं, तो मेरा आएगा, और यहाँ पे एन नॉट ले लो, ठीक है, एयर का एन नॉट ले लो, इंसिडेंट मीडियम ले लो। तो एन नॉट साइन आई इज इक्वल टू N1 साइन आर। ये मैंने कहाँ लगाया है, इधर। अब मैं ये वाला इधर लगाता हूँ। अब अगर मैं ध्यान से देखो, इधर देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो बाय ऑल्टरनेट एंगल ये रिफ्रैक्शन तो ये भी आर हो जाएगा। मैं इसको R1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा R2, ये R2 तो ये भी R2, ठीक है। तो अब मेरा इक्वेशन बनेगा, ये R1 इस मीडियम में लगाते हैं, N1 साइन R1 इज इक्वल टू N2 साइन R2। अब ये जगह पे लगाओ, यहाँ पे मैंने लगाया तो क्या आया, N2 साइन R2 इज इक्वल टू N3 साइन R3। तो ये कहानी चलती चली जाएगी। तो इफेक्टिवली व्हाट आई गेट, N नॉट साइन I is equals to N1 sin R1 is equals to N2 sin R2 is equals to N3 sin R3। कहानी चलती चली जाएगी, फाइनल में आएगा N फाइनल sin I फाइनल, ठीक है, I फाइनल सॉरी R फाइनल। तो इसका मतलब N नॉट साइन I
इज इक्वल टू n फाइनल sin r फाइनल। ठीक है, अब फाइनली जब वो निकलेगा तो ये r फाइनल जो है उसको हम इमरजेंस एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो n नॉट sin I इज इक्वल टू n फाइनल साइन ऑफ इमरजेंस। तो अगर आपके पास पैरेलल स्लैब्स है ना, तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, इनिशियल और फाइनल में स्नेस लॉ लगा दो। आप यहाँ पे नोट लिख सकते हो, फॉर पैरेलल बाउंड्रीज, ठीक है, Snell's law can directly be applied on initial and final medium. ये note number 1. Note number 2, if entry and exit in same medium, इसका मतलब n not equal to nf, which implies sin I is equals to sin E. It implies I is equals to E. इसका मतलब incident ray and emergent ray are parallel. का एग्जांपल है ग्लास स्लैब। देखो ग्लास स्लैब में ऐसा ही होता है ना, मैंने आपको बताया था, एक रे ऐसे आई, वो ऐसे डिविएट हो गई और वापस ऐसे ही जाएगी, बोथ विल बी पैरेलल। ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज ये आर और ये आर सेम है, तो ये आई विल बी सेम एज ये आई। ठीक है, ये एक अच्छा नोट है जो हमको पता होना चाहिए, that for a parallel medium the incident refractive index equal to final refractive index अगर होता है then the incident angle equal to emergent angle. Note it down. चलो let's move ahead. इसमें एक स्पेशल केस बनता है। If the refractive index is continuously increasing or decreasing, then at some layer TIR will take place. ठीक है, एग्जाम्पल मिराज। मिराज कहाँ होता है? हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड आइस कैप्स, दोनों जगह मिराज होता है। कैसे होता है इधर देखो, पहले मैं डेजर्ट का केस लेता हूँ, ए एंड बी। मैं डेजर्ट का केस लेता हूँ। डेजर्ट के केस में क्या होता है, द लैंड इज वेरी हॉट, तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लेयर्स बन जाती है बेटा, N1, N2, N3, N4, N5, N6। तो अलग अलग लेयर बनने की वजह से जो N1 है वो सबसे छोटा होता है, यानी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे कम होती है। So what happens? Let's say there is a pole, एक पोल है, ठीक है, उस पोल की एक रे ऐसे आएगी। नाउ आई एम स्प्लिटिंग ईच ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चूंकि एयर है इसके कंटिन्यूस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेयर्स होती है, कंटिन्यूस लेयर्स। अब ध्यान से देखो, ये ऐसे गया, सो दिस रे इज मूविंग टुवर्ड्स द ग्राउंड,
So it is moving from denser to rarer. It bends away from the normal. 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 तो एट सम पॉइंट ये जो है ना, ये क्रिटिकल एंगल हिट कर जाता है और फिर वो TIR होना चालू हो जाता है. And let's say at some point of time it strikes the eyes of a man. तो ये मैन पता है क्या सोचेगा? मैन सोचेगा अच्छा ये रे ऐसे आ रही है, यानी कि ये रे यहां से आ रही है. So man thinks कि ये रे यहां से आ रही है. And he knows ये रे यहां से आने का मतलब रिफ्लेक्शन हुआ होगा. He think कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ होगा. और रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? Only when there is a water body. So the man think or he get an illusion that illusion क्या है? Illusion है that the ray is reflected from the ground by a water body. इसीलिए डेजर्ट में बहुत परेशानी होती है. Because in desert every time you feel that at certain distance there is a water body. और आप उस वाटर बॉडी को ढूंढने निकलते हो, जैसे ही थोड़ा आगे जाते हो पता चलता है वाटर बॉडी है ही नहीं, इट्स अ मिराज. ठीक है. इसी का उल्टा दैट मींस वाइसा वर्सा हैपेंस एट पोलर आइस कैप्स. अब वहां पे क्या होता है? देयर नीचे बहुत कोल्ड होता है तो यहाँ पे डेंसर लेयर होती है. सो डेंसर लेयर एट बॉटम. तो यहाँ पे TIR किधर होगा? मान लेते ये ऐसे है तो ऊपर वाली लेयर रे में TIR होगा. तो एक जो आदमी यहाँ पे खड़ा होगा उसको पता है क्या लगेगा? उसको लगेगा दैट यहाँ पे एक वाटर बॉडी है जिसने कि इसका रे का रिफ्लेक्शन करवाया. So in the desert you feel a water body on ground and it gives a lot of illusion to people, while at the ice caps ये आपको रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलता है? Somewhere at the height. तो आपको लगता है कि हवा में कहीं पे पानी का लेयर घूम रहा है. ठीक है, चलो नोट इट डाउन. So let's move to the next heading. Refraction from plane surface में एक आखिरी चीज बची है, prism. Prism. देखो, prism is a body in which two refracting surfaces are inclined. देखो ग्लास स्लैब में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इंक्लाइन नहीं थी, दे वर पैरेलल इन द ग्लास स्लैब. बट इन प्रिज्म दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा. प्लीज मेक अ नोट, मैंने सिर्फ दो लेयर्स बनाई है, नीचे वाली लेयर नहीं बनाई. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट एनी सरफेस which are any two surfaces which are inclined can act as a prism. जैसे क्या ये स्क्वायर प्रिज्म हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है. क्या ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है. ठीक है. सो प्रिज्म इज जस्ट नथिंग बट टू सरफेसेस इंक्लाइंड, दैट्स ऑल. इतना ही, ज्यादा नहीं सोचना है प्रिज्म के बारे में कि सिर्फ ट्रायंगल ही होगा. बट हम लोग चर्चा करेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म की. क्यों भाई? इसको ड्रॉ करना बहुत आसान होता है, बाकी सारे लॉ एज इट इज अप्लाई हो जाते हैं. ट्रायंगुलर प्रिज्म कुछ ऐसा होता है आपका,
या तो ये होगा, और इसी को हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। दूसरा होता है ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड जो हम नहीं पढ़ते हैं वो होता है कुछ ऐसा, ठीक है, आप समझ गए ना। इट इज टेपर्ड, टेपर्ड टू अ पॉइंट। एक पॉइंट तक पूरा टॉप तक टेपर्ड हो जाता है। मैं वापस से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये टॉप से एक एज इधर है, एक एज इधर है, एक एज इधर है, समझ में आ रहा है। टॉप पे टेपर्ड है। हम लोग इस प्रिज्म की चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो, लेट्स ड्रॉ रे डायग्राम। ध्यान देना, पे अटेंशन हियर। लेट मी से द रे हैज इंसिडेंट। आई विल हैव टू ड्रॉ, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन के लिए पहले मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है। दिस इज माई एंगल आई। ये जा ऐसे रही थी, बट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये यहाँ पे आई, यहाँ पे फिर मुझे एक नॉर्मल बनाना होगा। अभी देखो ये ऐसे जा रही थी, इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो पहला शिफ्टिंग हुआ ना, ये वाला, ये पहला शिफ्टिंग, ये मेरा है पहला डिविएशन। और ये जो दूसरा शिफ्टिंग हुआ है ना, ये मेरा हुआ है डिविएशन 2। तो अगर मैं इस रे को पीछे एक्सटेंड करूं, यानी ये रे ऐसे जा रही थी, रे ऐसे जा रही थी, रे ऐसे चली गई, ऐसे जा रही थी, ऐसे चली गई, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये होता है टोटल डिविएशन। Now I know that total deviation is nothing but deviation 1 plus deviation 2, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, deviation 1 and deviation 2 will be of same sign या और same direction if R2 is as mentioned। इसको एक बार बस ऐसे लिख दो, R2 as mentioned। और मेंशन क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहले ये छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करो, फिर थोड़ा एक बड़ा वाला कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होगा जिसमें हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे। ड्रॉ करो डायग्राम। चलो, अगर आप ध्यान से देखो, पे अटेंशन टू डायग्राम। दिस इज माय R1 एंड दिस इज माय R2। R2 जो मैंने मेंशन किया, आप देखो, इसको बोलूंगा मैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको पता है अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे है, एमर्जेंट रे। अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो यहाँ पे लिख सकते हैं R1 एंड R2 both are below refracted ray and above normal। मेरा R1 और R2 जो दोनों है ना, वो देखो ध्यान दो, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे के नीचे है, ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे।
इसके नीचे है, और मेरा देखो ये ब्लैक नॉर्मल और ये रेड नॉर्मल, ये ब्लैक नॉर्मल और ये रेड नॉर्मल दोनों के ऊपर है। ठीक है, ओनली इस केस में डेल्टा ऐड हो रहा है, अदरवाइज डेल्टा का साइन चेंज हो जाता है। चलो लेट्स डू सम डेरिवेशन। आई हैव अ प्रिज्म, ये रे आई, at first this is my angle I, ठीक है, it bend towards the normal. Now it bends away from the normal. ठीक है, the labeling is this is my R1, this is my R2. This angle is called as the angle of prism A. The angle at which the two surfaces are inclined is called angle of prism A. अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये देखो ये और ये नॉर्मल 90 डिग्री, ठीक है, ये लाइन देखो और ये नॉर्मल 90 डिग्री। इन दिस क्वाड्रिलेटरल ये ए है, ये 90 है और ये भी 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज पाई माइनस ए। ये आया समझ में? पाई माइनस ए कैसे हुआ? नाउ कंसिडर दिस छोटा वाला ट्राइंगल, कंसिडर दिस छोटा वाला ट्राइंगल। इन दिस छोटा वाला ट्राइंगल आई कैन से दैट R1 plus R2 plus pi minus a is equals to pi. Sum of all the three angles is 90 degree. तो देखो R1 plus R2 is a, ये मेरा एक रिलेशन मिल गया आपको। ठीक है, अब चर्चा करते हैं डेविएशन। डेविएशन टोटल इज डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2। डेविएशन 1 देखो, चलो डेविएशन 1 की चर्चा करते हैं। डेविएशन 1 है भाई ये डेविएशन 1। कैन आई से डेविएशन 1 इज नथिंग बट I minus R1 एंड ये रे ऐसे जा रही थी, ये R2 तो ये R2 तो ये डेविएशन 2। ठीक है, और ये मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस E। तो आई कैन से दैट E माइनस डेल्टा 2 इज R2। तो डेल्टा 2 कितना आ गया? E माइनस R2। ये मेरा डेल्टा 1, ये मेरा डेल्टा 2। सो माय डेविएशन इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो टोटल डेविएशन आया I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, और मुझे पता है R1 प्लस R2 क्या है? A। तो टोटल डेविएशन आया I प्लस E माइनस A। ये हमको पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। चलो नोट इट डाउन। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इसको सील लेते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चन ऐसा है, A is 75 degree, refractive index is √2, incident angle is 45,
फाइंड डेविएशन। चलो सॉल्व करो। आया? चलो निकालते हैं। 1 sin I is equals to n2 sin R1। तो आप देखोगे R1 मेरे को मिल गया 30 डिग्री। ये कहाँ पे किया मैंने? फर्स्ट फेस पे, फर्स्ट फेस ऑफ ट्राइंगल। R1 plus R2 is 75, that is equals to A। तो यहां से मेरे को R2 कितना मिल गया? 45 डिग्री। ठीक है, तो अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं। √2 sin 45 is equals to 1 sin of emergence। ठीक है, तो E मेरा कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, अपने को निकालना क्या था? डिविएशन। डिविएशन इज I प्लस E माइनस A, यानी I कितना है? 45 प्लस 90 माइनस 75, तो डिविएशन आ गया 60 डिग्री। और डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व। चलो अगला क्वेश्चन आप खुद से करोगे। एक प्रिज्म है, रे आया, इक्विलैटरल प्रिज्म, इंसिडेंट 60 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। फाइंड डेविएशन। चलो फटाफट सॉल्व करो। चलो पहले R1 निकालते हैं। μ1 sin I is equals to μ2 sin R1। ठीक है, तो यहाँ पे आया 1 इंटू √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। तो R1 मेरे को मिला 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो R1 30 डिग्री आ गया, R1 प्लस R2 इज 60, तो इंप्लाइज R2 भी 30 डिग्री आ गया। अब R2 30, तो एमर्जेंट निकालो। एमर्जेंस लेट्स से n2 n1 sin R1 is equals to n2 sin R2। तो यहाँ पे E आ गया 60 डिग्री। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। इंसिडेंट एंगल इज 90 डिग्री, refractive index is √2, angle of prism is 75 degree। Find emergent angle and find deviation। करो सॉल्व करो अभी। इन दिस क्वेश्चन फटाफट मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप मेरे को बताओगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? 45। वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? 30। वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेविएशन? एक मिनट, एमर्जेंट एंगल नहीं निकाला ना हमने। व्हाट इज द एमर्जेंट एंगल? 45। वेरी गुड। व्हाट इज द डेविएशन? 60 डिग्री आया। हाँ सर। Please pay attention. This is question 1, this is question 2, this is question 3।
क्या कोई सिमिलैरिटी दिखी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 में? Did you find any similarity between question 1 and question 3? टोटल डेविएशन सेम है। देखो पहले एक बार फटाफट नोट डाउन करो, बिकॉज अभी जो बताऊंगा वो आपको याद होना चाहिए। In question 1, prism 75, incident angle 45, emergent angle कितना है 90, emergent angle कितना है emergent angle is 90 degree। यानी कि ग्रेजिंग एमरजेंस आ गया। इसका डायग्राम देखो, अगेन प्रिज्म कितने का है 75 डिग्री का है। इस बार इंसिडेंट एंगल 90, इंसिडेंट एंगल का 90 मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंट, और एमरजेंट एंगल कितना है 45 डिग्री। इफ आई सी केयरफुली, अगर लाइट ऐसे अंदर आई थी तो ग्रेजिंग बाहर चली गई, और अगर ग्रेजिंग अंदर आई थी तो 45 पे बाहर चली गई। Isn't it principle of reversibility? अगर लाइट ऐसे आएगी तो ऐसे होके ऐसे चली जाएगी, और इसी का उल्टा अगर मैं लाइट भेजूं ऐसे, तो जैसे आई थी वैसे चली जाएगी। So this question number 1 and question number 3 are nothing but principle of reversibility। ठीक है, और ये हर जगह लाइट में हर जगह प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एप्लीकेबल होता है। हमने मिरर्स में भी किया था याद है, पैरेलल रे होती है तो फोकस से पास होती है, और अगर फोकस से रे भेजो तो पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसमें मेरे को समझ में आया कि अगर इन इंसिडेंट आई कुछ है और ई कुछ है, तो अगर मैं ई को आई से रिप्लेस कर तो आई किससे रिप्लेस हो जाएगा ई से। इसी के बेसिस पे एक आता है ग्राफ, डेविएशन का ग्राफ। ठीक है, so let's make the graph of deviation versus angle of incidence। It is a very interesting graph। It may appear a quadratic graph, but थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। This is the point where the least deviation is happening, deviation minimum at an angle of minimum deviation। ठीक है, इसके ऊपर का कुछ भी डिविएशन ले लो, जैसे अपने केस में डिविएशन कितना है 60, और फर्स्ट केस में भी डिविएशन कितना था 60। तो फॉर सेम डिविएशन, let's say for same deviation 60, I have two values, value 1, value 2। अगर ये I है तो ये E बन जाएगा, या अगर ये I है तो ये E बन जाएगा, जो हमने अभी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 में देखा। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आया था कई सालों पहले, given that I for the minimum deviation is 43 degree। ठीक है, for same prism, for same prism
For a given deviation, I was equal to 40 degree. Find emergent angle. ध्यान से सोचो, how will you solve it? Options कुछ ऐसे दिए थे. Option A, 44. Option B, 45. Option C, 46. Option D, 47. सोच के बताओ which is the correct answer. A, B, C या D? The correct answer is 47. कैसे किया सर आपने? देखो, look at the graph carefully. ये आपको 43 दिया हुआ है. एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन देखो, एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन कितना दिया हुआ? 43. And for a given deviation, they have given the incident angle is 40 degree. यानी यहां से मैं कितना पीछे गया? 3 डिग्री. तो बताओ यहां से कितना आगे चाहिए आना है? डेफिनेटली 3 तो नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, ये इस तरफ थोड़ा लीन है और इस तरफ थोड़ा इरेक्ट है, तो ये 3 से थोड़ा सा तो ज्यादा ही होगा. एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज 43 प्लस 3 46. 46 से थोड़ा ज्यादा 47. गॉट इट? दिस इज हाउ यू गेट द आंसर. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन ये है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 75 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2. वही अपना फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन का कंडीशन. क्वेश्चन ये है, फाइंड मैक्सिमम डेविएशन पॉसिबल. मैक्सिमम डेविएशन कितना हो सकता है? सॉल्व करें. देखो, डेविएशन क्या होता है? I प्लस ई माइनस ए. आई नो, अगर एक I के लिए E होगा तो उसी E के लिए वो सेम I होगा. ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग. I प्लस ई माइनस 75, किसी एक को मैक्सिमाइज करते हैं. लेट्स मैक्सिमाइज 1, क्योंकि एक को जो मैक्सिमाइज करूंगा वही दूसरे केस में E का मैक्सिमम हो जाएगा. अगर मैं I को मैक्सिमम करूंगा तो करस्पॉन्डिंग E आएगा, और उसी के अगले केस में अगर मैं E को I बना दूंगा तो वो I मेरा E बन जाएगा. तो अल्टीमेटली कहानी सेम है, किसी भी एक को मैक्सिमाइज कर लो. ठीक है, तो लेट्स से I को मैक्सिमम करते हैं, जो कि है 90 डिग्री, क्योंकि एक प्रिज्म में ज्यादा से ज्यादा ग्रेजिंग इंसिडेंस हो सकता है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो 90 प्लस ई माइनस 75. और मैंने अभी जस्ट थर्ड क्वेश्चन में देखा था, अगर I 90 है तो E कितना है? कहा गया E मेरा 45. E कितना है? 45. तो ये मेरा हो गया 90 प्लस 45 माइनस 75. तो डेविएशन मेरा कितना आएगा इस केस में? कितना आया था? 60 डिग्री. दिस इज माय मैक्सिमम डेविएशन. ठीक है, अब चर्चा करते हैं मिनिमम डेविएशन की. ठीक है, मिनिमम डेविएशन के लिए वी टेक अ सिंपलर क्वेश्चन दैट विल बी फॉर 60 डिग्री प्रिज्म. पहले अपन जस्ट कंडीशन देख लेते हैं. डेविएशन मिनिमम, डेविएशन क्या होता है? I प्लस ई माइनस ए. ठीक है, अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो. एट मिनिमम डेविएशन I इज इक्वल टू E हो रहा है.
because both are converging to a single point, यानी I is equals to E, यानी I is equals to E. Let's say it is x, 2x minus a. ठीक है. Now अगर I is equals to E है, which implies R1 will also be equal to R2, principle of reversibility. ठीक है. अब अगर मैं कोई भी प्रिज्म लूं और मिनिमम डेविएशन करना चाहूं, तो I is equals to E करते ही R1 और R2 सेम हो गए. R1 R2 सेम होने का मतलब, ध्यान दो यहाँ पे, R1 is equals to R2 and I is equals to E. I is equals to E, R1 is equals to R2. इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये किसके बेस के पैरेलल होगी. इट इम्प्लाइज रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस. ये आपको पता होना चाहिए, नोट इट डाउन. इनफैक्ट R1 प्लस R2 कितना होता है, A, और दोनों का वैल्यू सेम है, तो R इज इक्वल टू A बाय 2. R इज इक्वल टू A बाय 2 हो गया आपका. ठीक है. एंड I इज इक्वल टू E. तो डेल्टा क्या हो जाएगा, I प्लस E माइनस A, यानी 2I माइनस A is the deviation, minimum deviation, डेल्टा मिनिमम. लिख लिया. तो चलो अब छोटा सा एक डेरिवेशन करते हैं. This equation tells me that delta minimum plus A upon 2 is equals to I. तो अब इक्वेशन लगाते हैं. Air into sin I is equals to refractive index of medium into sin R1. इनफैक्ट इसको आप ले लो N1, इसको आप N2 ले लो. ठीक है. N1 क्या है मेरा, N ऑफ सराउंडिंग, इंटू साइन I कितना है, डेल्टा M प्लस A अपॉन 2 इज इक्वल टू N2, यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटू साइन. I know that R1 is equal to R2 and that is equal to A by 2. देखो यहाँ पे हमने निकाला है ऊपर, R1 equal to R2 is equal to A by 2. ठीक है. तो साइन A by 2, यहाँ से मेरे को आता है N prism upon N surrounding is equal to sine of delta minimum plus A by 2 पूरे का अपॉन साइन ऑफ A by 2. ठीक है. तो ये एक फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला, इट इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, कंसेप्ट बिहाइंड स्पेक्ट्रोमीटर. आप इसको नोट डाउन कर दो. चलो, ये कब यूज होता है, देखो. स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which helps to find refractive index of a material. और ये कैसे करते हैं, देखो. इन लैब एक इंसिडेंट रे फिक्स करते हैं एंड दिस इज द इंसिडेंट रे, और ऐसे एक डिटेक्टर लगा देते हैं. डिटेक्टर ऐसे एक डिटेक्टर लगा देता है. रे जहां भी आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, वी नो द एंगल. ठीक है. आप इस प्रिज्म को ऐसे घुमाते हो. ऑन मूविंग प्रिज्म deviation is observed on the detector.
deviation is observed on the detector. So by this we find deviation minimum by changing the orientation of prism. ठीक है, ओरिएंट तो यहां से आपको डेविएशन मिनिमम मिल गया. सो व्हाट वी नो फ्रॉम हियर इज डेविएशन मिनिमम, वो मिल गया आपको. प्रिज्म की ज्योमेट्री से आपको एंगल ऑफ प्रिज्म मिल जाएगा. एंड वंस यू नो बोथ ऑफ देम यूजिंग दिस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, you know deviation minimum, you know the angle of prism, you can actually find the refractive index of the prism with respect to surrounding. Surrounding का refractive index पता ही है, that is 1. ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं. चलो एक क्वेश्चन करते हैं. For a equilateral prism, minimum deviation is observed to be 60 degree. Find the refractive index. Equilateral prism का मतलब angle A is 60 degree. बहुत easy है. N prism upon N surrounding is sin delta minimum plus A by 2 upon sin A by 2. This is sin delta minimum कितना है, 60 plus 60 upon 2 upon sin 60 upon 2. ये 1 है, तो N prism is sin 60 upon sin 30. Answer is √3. ठीक है, चलो special cases. The special cases, number 1, find the condition on A such that the ray never goes out of prism. यानी आपको एक कंडीशन निकालनी है कि आपका जो रे है ना, वो प्रिज्म से बाहर कभी ना जाए. प्रिज्म के इस सरफेस पे ये R1 और ये R2, इसका मतलब R2 should be always greater than critical angle. आया समझ में? यानी R2 का मिनिमम कितना हो गया, C. अगर R2 मिनिमम है, I know that R1 plus R2 is A which is constant, और R1 का मिनिमम लूंगा तो मुझे R2 का क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू. क्योंकि R2 का मिनिमम वैल्यू मैंने देख लिया, C होना चाहिए, C से ज्यादा ही होना चाहिए. अगर R1 का मिनिमम लिया तो मुझे R2 का क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. अब आप ही बताओ R2 का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है. R2 मैक्सिमम कब होगा, जब ग्रेजिंग इंसिडेंस आएगा. ये कब होगा, एट ग्रेजिंग इंसिडेंस. और जब ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा तो I इज इक्वल टू 90. इसका मतलब R1 कितना हो जाएगा, C. यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये R2 का मिनिमा है तो R1 का मैक्सिमम होगा, और R1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, C. तो अब देखो कंडीशन डालते हैं. R2 का मिनिमा C, ठीक है, R1 का मैक्सिमा C इज इक्वल टू A. दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे R2, एक मिनट, R2 should be greater than C. Okay.
ये कंडीशन लेते हैं। R2 मेरा क्या है, A माइनस R1 शुड बी ग्रेटर देन C। R1 कितना है, C, तो A माइनस C शुड बी ग्रेटर देन C, तो A शुड बी ग्रेटर देन 2C। अगर ये कंडीशन है तो ही प्रिज्म में ऑलवेज TIR होगा। आई रिपीट, हाउ डिड वी अटेम्प्ट इट। अगर TIR होना है तो ये जो R2 है ना, R2 का मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन C, यानी R2 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन C। आई नो R1 प्लस R2 इज कांस्टेंट, इसमें R2 को मैंने मिनिमम ले लिया, तो R1 को मुझे मैक्सिमम लेना पड़ेगा। R1 का मैक्सिमम तभी होगा जब ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा, और ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा तो R1 का वैल्यू C फिक्स हो गया। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाला कंडीशन वापस लेके आओ। R2 इज ग्रेटर देन C, R2 क्या है, A माइनस R1 इज ग्रेटर देन C, यानी A इज ग्रेटर देन 2C। यानी जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब आपकी हर रे TIR हो जाएगा। इसी का ऑपोजिट दूसरा कंडीशन आएगा, बोल सकते हो, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड कंडीशन such that all the rays emerge out of prism। चलो अब ये कंडीशन ट्राई करो। डेफिनेट इज नॉट A is equal to or less than 2C। चलो सॉल्व करते हैं। अगेन वही कहानी, R1 R2। अगर इसको हमेशा बाहर जाना है तो R2 शुड ऑलवेज बी, R2 का मैक्सिमम वैल्यू 2 होना चाहिए, यानी R2 शुड ऑलवेज बी लेस देन C। R2 C होगा, इक्वल टू भी चलेगा क्योंकि C पे भी एमर्ज करेगा ग्रेजिंग एमर्जेंस, यानी R2 का मैक्सिमम वैल्यू फिक्स हो गया C। अगेन वही कहानी, R1 प्लस R2 इज कांस्टेंट, दैट इज A। अगर मैंने R2 का मैक्सिमम ले लिया है तो R1 का मुझे क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ R1, सोच के बताओ। R1 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0, व्हेन नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा, तो R1 का मिनिमम हो जाएगा 0। तो R2 लेस देन C, इसकी वैल्यू यहां पे डालो। R2 क्या है, A माइनस R1, A माइनस R1 लेस देन C, R1 मेरा 0 हो जाएगा, तो A लेस देन C। और चूंकि इक्वल टू भी चलेगा, इक्वल टू भी चलेगा। इफ A लेस देन इक्वल टू C, तो ऑल द रेज विल एमर्ज आउट। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली, मेरा A C से यहाँ क्या है 2C, 2C तक वेरी करेगा। अगर C से कम हुआ तो ऑल रेज एमर्ज, 2C से ज्यादा हुआ तो नो रे एमर्ज। इसके बीच में कहीं एक सिचुएशन आएगी, देयर विल बी अ क्रिटिकल ए एट विच द एमरजेंस विल स्टॉप। ठीक है, बट इतना डीप में अपने को जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना ये आपको लर्न करना है दैट अगर A लेस देन इक्वल टू 2C है
सॉरी लेस देन इक्वल टू सी है तो ऑल रेज एमर्ज, ए ग्रेटर देन 2 सी है तो नो रे एमर्ज। ये आपको लर्न कर देना है, ठीक है। चलो सॉल्व इट अप। चलो पेन डालते हैं। थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म मीन्स A is very small, ठीक है, something of this nature, इतने पतले। So delta is I plus E minus A, ठीक है। I know sin I is n sin R1 and for small angle I can be approximated as sin I, so I is equals to nR1। Similarly जब मैं दूसरे सरफेस पे लगाता हूँ तो n sin R2 is sine of emergent angle, n1 sin I equal to n2 sin R लगाए ना, then what we get is nR2 is equals to E। I और E का ये वैल्यू यहाँ पे डालो, डेल्टा is nR1 plus nR2 minus A, n into R1 plus R2 minus A, बट हमको पता है R1 plus R2 क्या होता है, A, Na minus A into n minus 1। सो डेविएशन हमको कितना मिला, n minus 1 times A। ये आपको लर्न करना है, बहुत काम आएगा वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। देखो जनरली सारे के सारे पेपर्स में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मिलेगा, बट काफी सारी बुक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मिलेगा, तो आपको दोनों की हैबिट होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो थिन प्रिज्म में म्यू माइनस 1 टाइम्स ए का मतलब क्या है, लेट्स से दिस इज माय सोर्स, ठीक है। तो ये जो डेविएशन हुआ ना, ये डेविएशन, दिस डेविएशन इज डेल्टा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा सोर्स है S, ये शिफ्ट हो गया अभी इधर S डैश, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ओरिजिनली फ्रॉम द प्रिज्म वाज D, फाइंड द शिफ्ट। बहुत आसान, तो आप ये वापस बता ये सकते हो? ये डेल्टा और ये मेरा S, ये मेरा S डैश और ये मेरा D। तो व्हाट इज माय शिफ्ट, शिफ्ट इज D into डेल्टा, बिकॉज डेल्टा इज अगेन स्मॉल। एक्चुअली होता ये था tan डेल्टा इज शिफ्ट अपॉन D, tan डेल्टा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज डेल्टा, ठीक है। तो D into म्यू माइनस 1 टाइम्स A, शिफ्ट इज डेविएशन इनटू द एंगल, ठीक है। ये आप लर्न करो, ये वे ऑप्टिक्स में हम लोग डायरेक्टली एज इट इज यूज करेंगे। द शिफ्ट ऑफ द S यानी ऑब्जेक्ट to a new position is mu minus 1 times A deviation into the distance of the source from the prism, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में आई डिस्कस्ड अबाउट अ व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर्स। किसी को याद है उसको हम क्या बोलते थे, व्हाट इज द फिनोमेना कॉल्ड, व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर्स, डिस्पर्जन। बस नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्पर्जन। Dispersion is nothing but splitting of
white light into the constituent colors. ठीक है, splitting of white light into 7 colors. अब in the slabs, in the slab, glass slab, we have seen that splitting do happen. ये वेव ग्योर ऐसा होता है, बट इट इज नॉट सीन, हमने देखा था, करेक्ट. बट इन केस ऑफ प्रिज्म आपको पता है एंगुलर डेविएशन क्रिएट होता है. ये पहला स्प्लिटिंग एंड देन वन मोर डेविएशन. सो नाउ यहाँ इतने कम रेंज में विप ग्योर दिख रहा था, यहाँ इतने ज्यादा लेंथ में विप ग्योर दिखता है. सो यू आर एबल टू सी इट क्लियरली. ठीक है. सो डिस्पर्जन कैन बी सीन इजीली इन केस ऑफ प्रिज्म. तो हम यहाँ पे एक चीज निकालते हैं दैट वी कॉल एंगुलर डिस्पर्जन. ये मेरा क्या है, डेल्टा वायलेट. ये मेरा क्या है, डेल्टा रेड. तो ये जो है ना थीटा इज एंगुलर डिस्पर्जन. एंगुलर डिस्पर्जन का फील लेते हैं. इसका मतलब कितने थीटा के अंदर 7 कलर आपको दिख रहा है. ठीक है, कितना थीटा है जो कि 7 कलर सबटेंड कर रहा है. सो मैक्सिमम डेल्टा वायलेट माइनस मिनिमम डेल्टा रेड. ठीक है. देन वी डिफाइन डिस्पर्सिव पावर. Dispersive power. Dispersive power is theta per unit average deviation. That means omega, dispersive power को बोलते हैं omega, is theta per unit average deviation. याद रहे VIB GYOR भले ही ये दो एंड कलर्स हैं एंड ये मिडिल कलर है, but if we arrange by wavelength, this is mean color. ठीक है, यहाँ याद रखें mean color is yellow on arranging wavelength in increasing or decreasing order. तो याद रहे that the average wavelength is always for yellow. तो ओमेगा आएगा थीटा अपॉन डिविएशन ऑफ येलो. थीटा क्या है, डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड अपॉन डेल्टा येलो. तो ओमेगा आएगा, डेल्टा क्या होता है, म्यू माइनस 1 टाइम्स ए. म्यू वायलेट माइनस 1 टाइम्स ए माइनस म्यू रेड माइनस 1 टाइम्स ए अपॉन म्यू येलो माइनस 1 टाइम्स ए. So it comes out to be mu violet minus mu red upon mu yellow minus 1. It is omega. Omega is dispersive power. ठीक है, it is called as dispersive power. यानी ability to disperse 7 colors per unit wavelength. ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर. ये डिस्पर्सिव पावर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग द स्पेक्टिकल्स. चलो इसको एक बार नोट डाउन करो. डिस्पर्सिव पावर पर यूनिट फोकल लेंथ. दैट मीन्स मैं थोड़ा सा लेंस यूज करूंगा इवन दो आई हैव नॉट टॉट यू लेंस. देखो rays have incident, let's say white light. ठीक है, यहाँ पे आएगा रेड, यहाँ पे आएगा वायलेट. यू सी वायलेट से रेड तक आपकी इमेज
ब्लरी है. So this is the range of dispersion across violet to red for the image formation. तो हम लोग एक चीज डिफाइन करते हैं, ओमेगा बाय एफ, यानी डिस्पर्सिव पावर पर यूनिट फोकल लेंथ, यानी एक फोकल लेंथ के अंदर कितना ज्यादा डिस्पर्सिविटी क्रिएट हो रहा है. ठीक है. सो अगर आप स्पेक्टिकल्स लेते हो ना, स्पेक्टिकल्स लेते हो ना, तो उसमें क्या होता है, वन लेंस is creating the dispersion in the positive direction. Then you use another lens which is the combination, जो पता है क्या करेगा, it will do the dispersion. जैसे पुराने वाले केस में यहाँ पे वायलेट था, यहाँ पे रेड था, ये क्या करेगा, ऐसे डिविएट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वायलेट आएगा और थोड़ा दूर क्या आएगा, रेड. तो यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, आपका जो पहले रेस थे वो कॉन्वेक्स चाहेगा कि यहाँ पे जाए रेड और यहाँ पे जाए वायलेट. कॉनकेव चाहेगा यहाँ पे जाए वायलेट, सॉरी यहाँ पे जाए वायलेट और यहाँ पे जाए रेड. बाय यूजिंग देयर कॉम्बिनेशन you attain a combination such that there is deviation is produced but dispersion is not. ठीक है. तो ऐसे केस में ये कहानी डिफाइन होती है, डिस्पर्सिव पावर पर यूनिट फोकल लेंथ फॉर फर्स्ट लेंस प्लस डिस्पर्सिव पावर पर यूनिट फोकल लेंथ फॉर द सेकेंड लेंस should be equal to 0, while the total focal length of the lens is 1 upon f1 plus 1 upon f2. ये सेकेंड वाला पार्ट हम लोग पावर के केस में लेंसेज के बाद पढ़ेंगे, आफ्टर लेंस ड्यूरिंग पावर. ठीक है. बट आपको इतना पता होना चाहिए, these two are used to make your specs. आप जब स्पेक्स बनाते हो, ये आपकी फोकल लेंथ होती है, आपका आई पावर होता है नेट, जो कि दो लेंस से बना होता है, F1 और F2. और F1 और F2 कैसे डिफाइन होते हैं, सच उनका डिस्पर्जन 0 होता है. तभी जाके आपका स्पेक्टिकल्स फॉर्म अ शार्प इमेज. Your spectacle forms a sharp image. ठीक है.